कोरोना वायरस इन्फेक्शन के आए हुए अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि मार्केट में कई मुल्कों में वैक्सीन्स आ गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी कमाल की बात है और साइंटिफिक कम्युनिटी मुबारकबाद के हकदार बनती है कि दिन रात उन्होंने काम करके इस वैक्सीन को डेवलप किया। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि वैक्सीन्स का बड़ा मजाक बनाते हैं, बड़ा मजाक उड़ाते हैं। उन लोगों को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अंडर डेवलप्ड नेशंस, खास करके जैसे कि इंडिया वगैरह में, वैक्सीन्स ने बड़ा कमाल का रोल प्ले किया है कि जहाँ पर लोग ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, इन सब बीमारियों से, मीजल्स, इन सब बीमारियों से बहुत जल्दी मौतें हुआ करती थीं, आज वो काफ़ी हद तक कंट्रोल है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह वैक्सीन है। तो दोस्तों, वैक्सीन का मजाक ना उड़ाएं। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि वैक्सीन की सेफ्टी पे आप सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वैक्सीन्स बिना फेज 3 प्रॉपर ट्रायल के लॉन्च हुआ है मार्केट में। खैर, वो बात की बात है। हम ज़रा ये समझें कि वैक्सीन क्या होता है और क्या हर एक इंसान को वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है कोरोना के खिलाफ, और ख़ास करके हम इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें। वैक्सीन के लिए ये कहा जाता है कि नेचुरल इन्फेक्शन जो है, अगर माइल्ड हो तो वो बेस्ट प्रोटेक्शन आपको देता है। जैसे मसलन किसी को चिकन पॉक्स हो गया बचपन में, उसको चिकन पॉक्स नहीं होगा ज़िंदगी भर मोस्ट लाइकली, अनटिल अनलेस कि उसको ज़िंदगी के आखिर दौर में उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाए तो शायद दोबारा हो सकता है। मीजल्स अगर एक बार किसी को हो जाए तो उसको दोबारा नहीं होगा। तो ठीक इसी तरह से अगर नेचुरल इन्फेक्शन किसी को होता है तो ये मानते हैं कि उसको दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है। अब ये कोरोना वायरस के सिलसिले में एक बात आ रही थी कि इनके एंटीबॉडीज़ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ये बात सही है। शुरू में आया कि 3 महीने तक प्रोटेक्शन देता है। अब रिसेंट स्टडीज़ आ रही हैं कि शायद 7-8 महीने तक प्रोटेक्शन देता है। तो 7-8 महीने में ये एंटीबॉडीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं। कोरोना वायरस से सबसे क्लोज जो वायरस रहा है वो है सार्स वायरस, जो आज से 17 साल पहले कभी आया था चाइना में। तो एक स्टडी वहाँ पे ये की गई कि वहाँ भी ये देखा गया था, सार्स वायरस के एंटीबॉडीज़ भी गायब हो जाया करते थे कुछ महीनों में, कुछ सालों में। तो 17 साल के बाद जिन लोगों को सार्स वायरस हुआ था, उनके ब्लड सैंपल में कोई भी एंटीबॉडी नहीं था, लेकिन दोबारा जब सार्स वायरस से उनको इन्फेक्शन कराने की कोशिश की गई तो देखा गया कि एंटीबॉडीज डेवलप कर गए। इसको कहते हैं हम लोग कि मेमोरी सेल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मेमोरी सेल्स तो सिर्फ एक एंटीबॉडी नहीं होता है जो आपको बचाता है। मेमोरी सेल, जिसको कहते हैं याददाश्त, आपके जिस्म को याद रहता है कि मुझे ये इन्फेक्शन हुआ था। तो अगर एंटीबॉडीज गायब भी हो जाते हैं तो कभी कभी मेमोरी टी सेल्स जो है एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है। ठीक इसी तरह से और भी स्टडीज़ आई कई जगह पे, जैसे कि 2015 से लेकर 2018 तक के बीच में कुछ ब्लड बैंक में एक स्टडी, छोटी सी स्टडी की गई, जब कोरोना वायरस आया भी नहीं था। लेकिन ये देखा गया कि जब कोरोना वायरस से उनको इन्फेक्शन कराया गया तो उनके अंदर भी एंटीबॉडीज़ बन गए, जबकि कोरोना वायरस दुनिया में नहीं था। तो उसकी वजह क्या थी? एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझें कि कोरोना वायरस, एक्चुअली हम कोरोना वायरस इसको जान रहे हैं कोविड-19 को, लेकिन 7 तरह के कोरोना वायरस होते हैं। 4 जो है वो सीजनल इन्फ्लुएंजा कराते हैं, जो सर्दी जुकाम जो करते हैं, वो 4 तरीके के होते हैं। 3 जो है खतरनाक टाइप के होते हैं, सार्स होता है, मर्स होता है जो कि मिडिल ईस्ट में पाया जाता है, और एक जो है कोविड-19। ये 3 खतरनाक हैं। बाकी 4 जो है नॉर्मल इन्फ्लुएंजा कराते हैं। तो 2015 से 2018 तक कुछ ब्लड बैंक्स ने ये एक्सपीरियंस किया और पाया कि उनके अंदर एंटीबॉडीज़ पाए गए। तो उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा भी होता है तो कभी कभी उसके एंटीबॉडीज़ भी आपको कोरोना वायरस से बचाने में हेल्पफुल होते हैं। और शायद यही वजह है कि दुनिया के अलग अलग हिस्से में कोरोना वायरस का एक यूनिफॉर्म रेट नहीं है डेथ का। कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है, कहीं लोग एसिम्टोमेटिक हैं, कहीं बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं। ये इसकी वजह से होता है कि अलग अलग जगह में अलग अलग एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। तो एक चीज़ ये समझें कि अगर किसी को नेचुरल इन्फेक्शन एक बार हो गया तो मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मोस्ट लाइकली ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि उसको दोबारा उसको इन्फेक्शन नहीं होगा, और अगर होगा भी तो उसको मोस्ट लाइकली माइल्ड इन्फेक्शन होगा। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन ये रूटीन में यही होगा कि जिनको एक बार कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया उनको दोबारा होना नहीं चाहिए, और अगर होता है तो माइल्ड होता है। और अगर ये थ्योरी फेल कर जाती है कि एंटीबॉडी के एक बार कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो दोबारा नहीं होगा, अगर ये थ्योरी फेल कर जाती है तो ठीक वैक्सीन भी फिर फेल कर जाएंगे। अगर एंटीबॉडीज़ आपके हेल्पफुल नहीं रहेंगे तो आपके वैक्सीन भी फेल कर जाएंगे, क्योंकि वैक्सीन इसी बेसिस पे काम करता है कि हल्का सा सब क्लिनिकल इन्फेक्शन आपको दिया जाता है, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ बनते हैं और दोबारा जो है मेजर इन्फेक्शन से आपको बचाते हैं। तो अब ये समझें कि जिसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है उसको मोस्ट लाइकली नहीं होना चाहिए। ये अब तक की अंडरस्टैंडिंग है, हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऐसा होना चाहिए। अब हिंदुस्तान की बात करें कि जहाँ पे अगर आज का फिगर देखें तो करीब 1,60,00,000 लोगों को ऑलरेडी कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो चुका है। ये ऑफिशियल फिगर है। लेकिन हमने टेस्ट किसका किया था? हमने टेस्ट किया था उन लोगों का जो सिम्टोमेटिक थे, जिनको बुखार था, जिनको खांसी थी, जिनको ज़्यादा परेशानी थी। हमारा टेस्टिंग रेट बहुत कम था इंडिया के अंदर में, और इंडिया के अंदर में एक अच्छी चीज़ भी ये थी कि ज़्यादातर लोग एसिम्टोमेटिक थे। कुछ स्टडीज़ में आ रहा है कि 40% के करीब लोग एसिम्टोमेटिक थे, जिनके अंदर कोई सिम्टम नहीं था, या अगर सिम्टम था भी तो इतना माइल्ड था, एक दिन तक उनको सूंघने की ताकत चली गई, एक दिन तक उनको हल्का बुखार आया, तो उन लोगों को हमने टेस्ट नहीं किया। तो आप ये समझें कि ये फिगर जो है बहुत बहुत कम है।
इससे कहीं बहुत ज़्यादा जो है फिगर आ चुका होगा। और हम हमेशा जो है ये बात करते हैं, एक हर्ड इम्यूनिटी एक चीज़ होती है, कितने परसेंट पे आएगी ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये यूजुअली कहा जाता था पहले कि करीब 60% लोगों को अगर एक इलाके में इन्फेक्शन हो गया, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं, तो वो हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। और आप ये देख भी रहे होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर में जिस तेज़ी से एक पीक आया था, वो पीक अब चला गया है। लोगों के डेथ रेट बहुत कम हो चुका है, लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी कम हो चुका है। तो काफ़ी हद तक इम्यूनिटी आई है लोगों में, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे हालात में क्या हमें वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए हिंदुस्तान के प्रोस्पेक्टिव में? देखिए, एक चीज़ तो ये समझें कि अभी वैक्सीन लेने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आपके पास एक कार्ड मौजूद होगा जिसको हम कहते हैं वैक्सीन कार्ड या हेल्थ कार्ड कह सकते हैं। उसके बिना पे आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि जो लोग फ्रीक्वेंटली फ्लाई करते हैं, जो लोग फ्रीक्वेंटली दुनिया के दूसरे कोनों में जाते हैं, तो शायद उनको इस तरह के कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो शायद उनको ये लेना पड़े। एक फ़ायदा इसका ये है। दूसरा, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो क्या कोई टेस्ट है इस तरह का जिससे हम जान सकते हैं कि हम जो है हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखिए, अगर आप बहुत डरे हुए हैं, पहले एक तो ये समझें कि जो भी यंग लोग हैं, यंग पॉपुलेशन है, जिनको कोई बीमारी नहीं हुई है, उनको बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी होने के चांसेस भी नहीं है, तो वो तो अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन हाई रिस्क पॉपुलेशन जैसे कि ब्लड प्रेशर के मरीज़, डायबिटीज़ के पेशेंट्स, उन लोगों को तो लेना चाहिए। लेने से पहले अगर आपको डर लग रहा है कि क्या पता नहीं सीरियस इन्फेक्शन ना हो, सीरियस उसके कंसिक्वेंसेज ना हो जाएँ, तो आप एक छोटा-सा टेस्ट करा सकते हैं। देखिए, मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये एक हेल्पफुल साबित हो सकता है। जिन लोगों के अंदर भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन होगा, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं, जो कि 4-5 महीने में देखा गया कि गायब हो जाते हैं। तो एक छोटा-सा टेस्ट आप करा सकते हैं, जिसको कहते हैं एंटीबॉडी टेस्ट। इसको टेस्ट को कहते हैं आईजीजी टेस्ट। एंटीबॉडी 2 तरह के होते हैं, आईजीएम और आईजीजी। आईजीएम आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आईजीजी काफ़ी दिन तक रहता है बॉडी में। तो एक छोटा-सा टेस्ट आप करा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट। अब बहुत सारे लैब्स इंडिया के अंदर में कर रहे हैं। अगर आपके पास पॉजिटिव है, तो आप इसको छोड़ दें, आप वैक्सीन ना लगवाएँ, तो भी आपका काम चलेगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव है और आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं, तो आप जो है वैक्सीन लगवाना आपके लिए बेहतर है। दूसरा, अगर आप फ्रीक्वेंट फ्लाई करते हैं, इधर से उधर दुनिया के दूसरे कोने में जाते हैं, तब भी आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा रिस्क होना नहीं चाहिए इन वैक्सीन्स का। थोड़ा बहुत एक रिएक्शन के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन चूंकि इंडिया में बिना फेज़ 3 ट्रायल के हुआ है वैक्सीन लागू, इसलिए लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं। लेकिन वैक्सीन से उतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हाई रिस्क पॉपुलेशन को वैक्सीन लेना चाहिए अगर उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पहले नहीं हुआ है। और मैं नीचे जो है लिंक में दिया हुआ एक पेपर है, जो मेरा खुद का पेपर है, जो पब्लिश हुआ था, उसको पढ़ लें तो उससे जो है कुछ चीज़ें समझने में आसानी होगी। शुक्रिया।